किसी को मनपसंद का कैडर नहीं मिलने देंगे। वी वोंट लेट एनीवन गेट देयर डिजायर्ड कैडर। ये हम नहीं बोल, डीओपीटी, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस, पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, ये बोलती है कि देखिए, हम किसी को अपने मन पसंदीदा कैडर को नहीं मिलने देंगे। अब आखिर ऐसा क्या हो गया, क्या बदल गया? 2017 में कैडर पॉलिसी आई थी। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो पता आपको? आप आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, फॉरेस्ट सर्विस में जाने का सपना देख रहे होंगे, तो आपके कैडर पॉलिसी को बिल्कुल बदल दिया गया है। 17 की पॉलिसी अलग थी, अब 26 जो आप एग्जाम देने वाले हैं, पॉलिसी बदल गई है। अब क्या पॉलिसी है ये सुन लीजिए। अब आपके मन में होगा सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, आप पॉलिसी की बात करें, नोटिफिकेशन इसीलिए तो नहीं आ रहा है, वैकेंसीज मांगी गई थी, सारा सही से आ ही नहीं पा रहा अभी स्टेट से। दूसरा, डेटा इतना भर लिया यूपीएससी ने कि अभी कुछ मैनेज ही नहीं कर पा रहे, और उसमें डीओपीटी ने और छौंका लगा दिया कि लो 2026 की पॉलिसी हम बदल देते हैं। बहुत गौर से सुनिएगा, एक एक चीज डिसाइफर करने वाले हैं। क्या आपको वाकई में आपके आसपास का भी राज्य अब मिल सकेगा? आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आप कंफर्म है कि तेलंगाना, त्रिपुरा ही जाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं और समझते हैं। ये बड़ा लेटर निकला है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस पेंशन का, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, ऑफिस मेमोरेंडम है 23 जनवरी का 2026 का, और बदल दिया पूरा कैडर एलोकेशन पॉलिसी फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेन सर्विस का कोई कैडर नहीं होता है। अब इस पॉलिसी की नीड क्या थी, सवाल ये उठा, तो डीओपीटी ने कहा, वहां पे अधिकारी लोग थे वो कह रहे थे सर देखिए, ऐसा हम चाहते हैं कि रीजनल इंबैलेंस हो रहा है, एक ही कैडर को बहुत कंसंट्रेटेड फील करा रहे हैं हम लोग। ओवर कंसंट्रेशन ऑफ ऑफिसर्स इन सर्टेन प्रिफर्ड कैडर्स व्हिच शुड नॉट बी डन। लिटिगेशन हो जाता है सर, बड़ा एम्बिग्यूटी है, इनसाइडर मिलेगा, आउटसाइडर मिलेगा, कई बार रिजर्व कैटेगरी का आउटसाइडर इनसाइडर ले जाता है, कई इनसाइडर आउटसाइडर ले जाता है, सर ये बड़ा गलत होता है। तो 2026 की जो पॉलिसी अब आई है वो बड़ा सोच समझ कर बनाई है कि मेरिट बेस्ड ऑर्डर पे चलेंगे, बैलेंस करेंगे इनसाइडर आउटसाइडर रेशियो को, और ट्रांसपेरेंसी प्रिडिक्टेबिलिटी बनी रहेगी। आइए देखते हैं हो क्या रहा है। नेशनल इंटीग्रेशन है, आप ऑल इंडिया सर्विसेज में जा रहे हैं, अपने स्टेट या राज्य को मत सोचिए कि वहीं काम करना है। सबसे बड़ी बात है कि वैकेंसीज का डिटर्मिनेशन कब होगा। साफ डीओपीटी ने कर दिया है कि स्टेट्स जागो और सही से वैकेंसीज भेजो समय पर। आपको जनवरी 31st ऑफ द ईयर फॉलोइंग द एग्जाम तक वैकेंसी भेज देना है। स्टेट गवर्नमेंट्स मस्ट सबमिट देयर वैकेंसी रिक्वायरमेंट्स बाय जनवरी 31st ऑफ द ईयर फॉलोइंग द एग्जामिनेशन। भाई, इस पूरी प्रक्रिया का जो रिजल्ट आता है, जैसे 2025 का जो रिजल्ट आएगा वो 2026 में आएगा, तो जनवरी तक आप अपनी वैकेंसी हमें लॉक करा दें। एग्जाम चल रहा है 25 का, आप 2026 के जनवरी तक लॉक करा दीजिए। अगर आप अभी भी लॉक नहीं करा पा रहे हैं तो सर हम आपका कंसीडर नहीं कर पाएंगे वैकेंसी। दूसरा, बहुत क्लियरली कह दिया गया कि वैकेंसीज आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द कैडर गैप। कैडर गैप का मतलब होता है कि आपके स्टेट को, कैडर को कितना अलॉटेड आईएएस, आईपीएस या फॉरेस्ट सर्विस वाले लोग मिलने चाहिए और कितने मिले हुए हैं, कितने मिलने चाहिए, कितने मिले हुए, ये गैप, इसके बेसिस पे असेसमेंट होगा। पर यहां पर एक क्लॉज है कि अगर राज्य ने अपनी वैकेंसी दो ही दिखाई है, भले ही गैप 6 का बना था, पर वो दो ही वैकेंसी दिखाते हैं, तो दो ही आपको ऐड करना होगा। डीओपीटी दो ही बस वैकेंसी लेकर चलेगी। हम तो गैप दिखा रहे हैं कि गैप बना हुआ है, आप दो मांग रहे हो, अलग बात है। और तीसरा, और बड़ा महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन दिया है इस बार डीओपीटी ने, कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं वो कोई अलग से कैटेगरी नहीं है। उनका जो ट्रीटमेंट हो रहा है या उनको जहां पे हम रख रहे हैं, दे आर एक्सप्लिसिटली अंडर अनरिजर्व कैटेगरी में ही उनको हम सीट देंगे। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोलकर कोई अलग से हम कैटेगरी नहीं बना रहे, हम उनको जो ट्रीट करने, दे आर ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी फॉर द एलोकेशन ऑफ कैडर। अब आगे समझते हैं। हम थोड़ा अपना दिमाग चला ही रहे थे तो एक सवाल उठा कि भैया ऐसा है, एक पिता है आईएएस एस्पिरेंट के, बोल रहे हैं भैया हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हमारे इस बच्चे से दूर रहिए, तैयारी कर रहा है, कितना प्रेशर बनाएंगे। वो तैयारी कर रहा है कि हो सकता है माँ बाप को खुश करेगा, गांव खुश करेगा। गांव छोड़िए, वो तो दिख ही नहीं रहा है, राज्य के आसपास पूरे क्षेत्र में भी नहीं दिखेगा, और राज्य के आसपास की सीमाओं पे भी नहीं है वो। तो हाथ जोड़ रहे हैं पिताजी इनके, पर इनको समझना चाहिए कि नेशनल इंटीग्रेशन की, भारत में 25 कैडर है, एलोकेटिंग आउटसाइडर्स रैंडमली कॉस्ट कैडर प्रेफरेंस डिस्टॉर्शन। अब क्या हुआ, आउटसाइडर को एकदम एलोकेट कर दिया जा रहा था रैंडमली, जिससे कैडर प्रेफरेंस बहुत डिस्टॉर्ट हो रहा है। रिपीटेड अलॉटमेंट हो रहा था सेम रीजन में। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। 2023 के आईपीएस ऑफिसर जो गुजरात होम स्टेट से निकले,
वो लगभग सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट को ही अलॉट कर दिए गए, क्योंकि वो रैंक में थोड़ा पीछे थे, कोई कैटेगरी रही होगी, सीधे नॉर्थ ईस्ट सबको दे दिया गया। अब आप सोचिए कि आप एक ही रीजन में सब गुजरात को उठा के डाल देंगे, या मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट से मैं उठा के उत्तर प्रदेश में ही डाल दूं, या साउथ से उठाकर मैं सिर्फ राजस्थान में डाल दूं, तो आप तो प्रेफरेंस को पूरा डिस्टॉर्ट कर दे रहे हैं। कंसंट्रेशन हो जा रहा है कि जो पीछे आएगा वो बस यहीं जाए। इसको हमें नहीं करना है, इसको बंद करना है। अब कैडर पॉलिसी दिखती कैसी थी? जब आप अपना आईएएस का एग्जाम देते हैं तो आप प्रीलिम्स दे लेते हैं, तब तक आप बड़े खुश रहते हैं। अब टेंशन चालू होता है, भैया मेंस का एग्जाम आ गया, कौन सा कैडर भरे, कौन सा जोन भरे। तो पहले जो भरने का तरीका था, अभी तक जो चल रहा था, आप जोन का प्रेफरेंस देंगे। जोन 1 2 3 4 5, 5 जोन में बांटा गया था। और इसमें अगर आपको होम स्टेट चाहिए तो आपको उस जोन को पहला प्रेफरेंस देना ही होगा जिस जोन में आपका होम स्टेट लाई करता है। मान लीजिए कि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, तो मुझे जोन 2 को 1 देना होगा, तभी मैं उत्तर प्रदेश के लिए काउंट भी होऊंगा, वरना नहीं होगा। अब लोग पहले यहां ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ जोन्स भरते थे, तो जोन 1 2 3 4 5 जो भी आपका प्रेफरेंस है, और उस जोन में इसका फिर जो स्टेट्स है उसका प्रेफरेंस भरते थे। तो मान लीजिए 1 2 3 किसी ने भरा, किसी ने 1 2 3 भरा, किसी ने 1 2 3 4 भरा, ऐसे भरते गए हर एक में। अब यहां पर क्या देखा जाता है? जोन 1 जो आपने भरा है उसका देखा जाएगा प्रेफरेंस 1, क्या वो आपको मिल पा रहा है? अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल पा रहा है, फिर आप जाएंगे जोन 2 के प्रेफरेंस 1 में। क्या मिला? अगर नहीं मिला फिर आप आगे बढ़ जाएंगे, फिर आप जाएंगे जोन 3 के, या जोन 3 का जो प्रेफरेंस आपने दिया है थर्ड नंबर का, उसके 1 पे, फिर 4 के 1 पे, फिर 5 के 1 पर। अभी तक नहीं मिला, फिर आप चलेंगे वापस से फर्स्ट प्रेफरेंस के सेकंड रैंक पर, सेकंड प्रेफरेंस के सेकंड रैंक पर, थर्ड प्रेफरेंस के सेकंड रैंक पे, फोर्थ प्रेफरेंस के सेकंड रैंक पे, फिर नहीं मिला, फिर आप चलेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस के थर्ड रैंक, सेकंड प्रेफरेंस का थर्ड रैंक, थर्ड प्रेफरेंस का थर्ड रैंक, ऐसे चलता जाएगा जब तक आपको अपना कैडर ना मिले। आप ये पूरा नंबर भरते हैं। कई बार यहाँ एक्सीडेंटली भी मिल जाता है कुछ चीजें, उसके ऊपर भी हम जिक्र करेंगे, पर अब तो सभी पलट गया। ये जो आप यहाँ पढ़ रहे थे नाम देखिए एक बार, जोन 1 में एग्रीबूट हरियाणा हिमाचल पंजाब राजस्थान आसपास के ही, जोन 2 में बिहार झारखंड उड़ीसा उत्तर प्रदेश आसपास के ही, जोन 3 में छत्तीसगढ़ गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उसी राज्य के उसी के आसपास, जोन 5 में आसाम मणिपुर नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा वेस्ट बंगाल उसी के आसपास नॉर्थ ईस्ट, और जोन 5 में पड़ता था कर्नाटका केरला तमिलनाडु तेलंगाना आंध्र प्रदेश, पूरा साउथ यहाँ पड़ता था। अब देखिए, अब कैडर होगा ऐसे, 4 ग्रुपों में बांटा गया है, 25 कैडर 4 ग्रुप। ग्रुप 1 में सब अल्फाबेट वाइज है, एगमूट आंध्रा असम मेघालय बिहार छत्तीसगढ़, ए बी सी। ग्रुप 2 में गुजरात हरियाणा हिमाचल प्रदेश झारखंड कर्नाटक केरला मध्य, सब अलग अलग हो गया, कैसे जी एच आई जे के एल एम। ग्रुप 3 महाराष्ट्र के साथ मणिपुर नागालैंड उड़ीसा पंजाब राजस्थान सिक्किम तमिलनाडु। अब एस्पिरेंट ये सोचेंगे कि यार कैसे पाए होम कैडर के आसपास, या होम कैडर कैसे पाए, पा ही नहीं पाएंगे। अब तो बड़ा मुश्किल हो गया है। यहाँ तो टॉप 20 में आके नहीं मिल रहा होम कैडर, अब तो और मुश्किल कर दिया। अभी इतना अकेले नहीं है, रुकिएगा, जोन 4 देखिए आप, उत्तर प्रदेश के साथ त्रिपुरा तेलंगाना उत्तराखंड वेस्ट बंगाल आ गया है। क्यों अल्फाबेट वाइज आप चल रहे हैं? रुकिए, रुकिए, सबर करिए, एक और चीज हुई इसमें। अब तो असली गेम होगा। ये जो ग्रुप्स आप देख रहे हैं ना, हर एग्जाम में अलग अलग साइकिल्स होंगी जो इन ग्रुप से चालू होंगी। रुक जाइए, अभी हम बताते हैं क्या, बहुत गौर से सुनिएगा। इन सब का एनुअल रोटेशन होगा, कैसे हम प्रूव करेंगे आप? ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर दीज ग्रुप्स विल रोटेट एवरी ईयर। अभी आप नहीं समझेंगे, रुक जाइए, पहले एक और चीज समझा के आते तब आप ही समझेंगे। अभी रुक जाइए, ग्रुप भी बदलेगा, कैसे देखते हैं, पहले समझते हैं। द साइकिल सिस्टम फॉर एलोकेशन, जो समझ जाए और जो समझा ले जाए बहुत बड़ी बात होती है। तो समझा नहीं, ना समझा नहीं समझेगा, इसको सुनना पड़ेगा। साइकिल सिस्टम चालू कर दिया इन्होंने एलोकेशन। क्या साइकिल सिस्टम है, आराम सुनिएगा। सबसे पहले क्या होगा ना, इनसाइडर वैकेंसी आउटसाइडर वैकेंसी दो होती है किसी राज्य की। इनसाइडर मतलब आप उसी होम स्टेट के हैं, आउटसाइडर का मतलब आप किसी और राज्य के, इस राज्य में आपने अपना वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए आप आउटसाइडर होते हैं। आपको अगर अपना होम कैडर चाहिए तो आपको विलिंगनेस दिखाना होगा। पहले क्या था, आपको प्रेफरेंसी नंबर 1 देना होगा। यहां पर बस आपसे विलिंगनेस पूछा जाएगा, आर यू विलिंग टू फिल होम स्टेट एज योर कैडर? यस, मेरा है, मैं विलिंगनेस दिखाता हूं। भले ही आप एग्जाम का फर्स्ट रैंक ले आइए, पर अगर आपने विलिंगनेस नहीं दिखाया तो सर आपको एक कैडर नहीं मिलेगा। अब क्या होगा, अब सारे लोगों को रैंक आ गई, पूरा रैंक वाइज मेरिट ऑर्डर के हिसाब से सबको सीरियल नंबर दे दिया जाएगा, कैटेगरी वाइज। सारा जनरल कैटेगरी का कैटेगरी वाइज सीरियल नंबर, ओबीसी सीरियल नंबर,
एससी सीरियल नंबर, एससी सीरियल नंबर, सबको 1 2 3 4 5 6 लेकर पूरा जहां तक रैंक जा रही है जनरल की 1 2 3 4 करके। ओबीसी का भी ऐसी लिस्ट बनेगा, एससी का भी बनेगा, एसटीबी का भी बनेगा। अब क्या करेंगे? अब सबसे पहले इनसाइडर के ऊपर मैराथन चालू होगा। पहले इनसाइडर सीट को लॉट किया जाएगा। कैसे? सीरियल नंबर दे दिया गया है। चूंकि 25 कैडर है तो साइकिल बनी है 1 से 25 की। अब ये देखिएगा 25 कैडर है तो साइकिल जो बनी है 1 से 25 बनी, मतलब 1 से 25 कैडर ऐसे रखेंगे। ठीक है। अब ग्रुप 1 को इस बार इस एग्जाम में पहला प्रेफरेंस देंगे, तो मतलब ग्रुप 1 से चालू होगा आपका। 25 कैडर है आपके, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। मैं चालू किससे करूं? ग्रुप 1 से करूंगा मैं। तो ग्रुप 1 से हम जब चालू करेंगे तो देखेंगे हम सीरियल नंबर 1, क्या इसने होम कैडर भरा था, क्या इसको सूट कर रहा है? ये होम कैडर इसका है यहां पर जो इसने भरा है, और ये इसी स्टेट का इनसाइडर है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। 2 भरेंगे, 3 4, मतलब ये जो आपका सीरियल नंबर आपने बनाया था रैंक वाइज, उन सबका लिस्ट बनेगा और इनको पहली साइकिल में 1 टू 25 में जो जो इनसाइडर वैकेंसी यहां से भर सकती है वो यही भर जाएगी। मतलब आपका रैंक है मान लीजिए 1 से 25, और आप 1 से 25 पे जब साइकिल चालू हुआ उसमें आपकी रैंक थी 7th। आप 7th रैंक पे उत्तर प्रदेश का डिमांड कर रहे हैं और पहले आप ही हैं, तो पहली साइकिल में आपको उत्तर प्रदेश दे दिया गया अगर आपने इनसाइडर वैकेंसी आपने विलिंगनेस दिखाया है। अब मान लीजिए आप थे 24th रैंक पर और 7th रैंक वाले ने उत्तर प्रदेश दिखाया, आपने भी उत्तर प्रदेश दिखाया, अब आपको नहीं मिला। 7th रैंक को पहले मिल गया पहले साइकिल में, आपको पुश कर दिया जाएगा सेकंड साइकिल के लिए। सेकंड साइकिल वापस से चालू होगी। अब क्या होगा? अब सबको पहले साइकिल में लॉट कर दिया, इनसाइडर वैकेंसी हो गई। अब देखेंगे इनसाइडर वैकेंसी उत्तर प्रदेश में कितनी बची है, एक और बची है। फिर से साइकिल चालू करेंगे। अब कहां चालू होगी? 25 से 70। अब आपका नहीं होगा, साइकिल 1 हो गया, 1 टू 25 पहले जाएंगे, फिर सेकंड साइकिल जाएंगे 26 टू 50, फिर जाएंगे 30, थर्ड से आएंगे 51 टू 75। ऐसे साइकिल चलता चला जाएगा, साइकिल चलता चला जाएगा। मतलब अगर आप पहले हैं साइकिल में तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो फिर वापस से साइकिल जब आएगी तब आपको प्रिफर करा जाएगा, उस साइकिल में तो आपको नहीं मिलने वाला। तो साइकिल 1 टू 25 में फर्स्ट साइकिल जो चलेगी, ग्रुप 1 से चालू हुई, ग्रुप 2 पे गई, ग्रुप 3, ग्रुप 4, जहां इनसाइडर पहला पहला मिला वहां भर। उसके बाद जाएंगे सेकंड साइकिल में 26 टू 50, थर्ड साइकिल में 51 टू 75। ये साइकिल चलता हुआ चला जाएगा आगे। मतलब ई साइकिल कैन एकोमोडेट जस्ट 1 इनसाइडर पर कैडर। पर कैडर एक ही यहां इनसाइडर मिल भी पाएगा, इससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा। बड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। एक साइकिल में आप एक ही इनसाइडर को उस कैडर में दे सकते हो, नहीं तो सीट वैकेंट रहेगी। ये सब खत्म हो जाएगा ना, वापस वो आएंगे 1 टू 25 को रह गया क्या, अब दो वापस से आएंगे लोग। अच्छा, मान लीजिए मल्टीपल इनसाइडर से हम राजस्थान की बात करते हैं, मल्टीपल इनसाइडर से रैंक 1 भी है, 10 भी है, 16 भी है। सर आपको बता दें, हो सकता है 3 इनसाइडर वैकेंसी आई हो, यहां पर रैंक 7 को साइकिल 1 में मिल जाएगा इनसाइडर, हायर मेरिट है, अर्लियर एडवांटेज मिल जाएगा। रैंक 10 के लिए अब साइकिल 2 चालू होगी, रैंक 10 के लिए साइकिल 2 चालू जाएगी, इसको साइकिल 2 में पुश कर दिया गया था। रैंक 16 के लिए साइकिल 3 में आएगी, अगर उस समय इनसाइडर रही तो उसको मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो पहले इनसाइडर वैकेंसीज भरी जाएंगी, एक एक साइकिल चलेगा, उस साइकिल में अगर आपको उस समय मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिलेगा। भले ही फिर आपकी रैंक अच्छी हो, आपको इनसाइडर नहीं मिलेगा। अब कहानी आते हैं रिजर्व कैटेगरी और जनरल मेरिट। अब पहले कहानी समझ लीजिए। हमने भी आपको बताया कि आपका साइकिल चलेगा, उस साइकिल के हिसाब से आपको अपना कैडर मिलता चला जाएगा। पर यहां पे एक और चक्कर है, वो चक्कर है कैडर का। आइए इस पे चलते हैं। जो हमने आपको बताया ना एनुअल रोटेशन, अब ये समझिए। इस साल की जो साइकिल चालू होगी वो ग्रुप 1 से चालू होगी, अगले साल की जो साइकिल चालू होगी वो ग्रुप 2 से चालू होगी, और अगले साल के मतलब 2028 की ग्रुप 3 से चालू होगी। मतलब 2016 स्टार्ट कर, 2026 से आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो ग्रुप 1 से पहला साइकिल चालू होगा। अब ग्रुप 1 लास्ट में हो जाएगा, ग्रुप 2 फर्स्ट आ जाएगा। मतलब 2027 में जो पहली साइकिल चलेगी ना, आप कहीं के भी हो, कोई भी रैंक हो आपकी, और आपको पहले ग्रुप 2 का ही देखा जाएगा। ग्रुप 2 में पहले सारा इनसाइडर को बैठाया जाएगा। फिर 2028 में ग्रुप 3 पहला प्रायोरिटी होगा, तो मतलब पहले 1 2 3 4 जाएंगे, फिर जाएंगे 2 3 4 1, फिर जाएंगे 3 4 1 2, फिर जाएंगे आपका 4 1 2 3, ऐसे जाते रहेंगे। ये बार-बार रोटेट करते रहेंगे, सो दैट एवरी कैडर इन एवरी साइकिल हैज इट्स प्रेफरेंस।
तो स्टार्टिंग ग्रुप अगर आप देखें ग्रुप 1 है तो इस साइकिल में 1 से 25 26 बजे एक्सेट्रा ये कैडर्स आर कंसीडर्ड इन दिस ग्रुप। पहले ग्रुप 1 फिर ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4। 27 में क्या हो जाएगा, ग्रुप 2 को पहले फिर 3 को फिर 4 को लास्ट में आ जाएगा ग्रुप 1। ऐसे हो जाएगा ये। तो मतलब अब तो मिलना है ही नहीं कैडर आपको। बड़ा मुश्किल होगा, मतलब आप टॉप 10 में आ जाएं और आपका ग्रुप उसी में इनसाइडर चल रहा हो, मिल जाए तभी आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। खैर इन्होंने और भी कुछ चेंज किया है। आपने सुना होगा कि रिजर्व कैटेगरी को जनरल मेरिट पे भी कभी सीट मिल जाती है, सही बात। अगर रिजर्व कैंडिडेट को जनरल मेरिट पे सीट मिली है तो उसको पहले हम अनरिजर्व कैटेगरी के ही इनसाइडर के रूप में देखेंगे। मान लीजिए एक्स पर्सन है, मान लेते हैं एससी कैंडिडेट है, उसका रैंक 45 आया, जनरल लेवल से उसने अपना जनरल मेरिट से निकाला है, और अगर जनरल इनसाइडर अनअवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, दो कारण होंगे। पहले तो क्या चेक किया जाएगा कि इस राज्य में इनसाइडर वैकेंसी कितनी है, जनरल की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की देखा गया। मान लीजिए एक सीट बचती है जो कि हो सकता है जनरल कैटेगरी की थी, तो ये जो बच्चा है जो एससी कैंडिडेट का है, ये हो सकता है जनरल कैटेगरी में इसने मेरिट से जीत गया हो, मेरिट से पार करके आया हो, तो इसको पहले जनरल कैटेगरी के लिए ट्रीट किया जाएगा। इसको पहले जनरल कैटेगरी के लिए ही ट्रीट किया जाएगा, मतलब अनरिजर्व सीट के लिए इसको रखा जाएगा। मान लीजिए जनरल सीट वहां नहीं है अनसाइडर की, तो इसके पास एक और ऑप्शन है। अब इसको इसकी जो रिजर्व कैटेगरी की पोस्टिंग है या कैडर एलोकेशन है या फिर सीट है वैकेंसी, उसके लिए भी किया जाएगा। मतलब एक रिजर्व कैंडिडेट को पहले अगर उसने जनरल मेरिट में सॉल्व किया है, पूरा क्रैक किया है, तो जनरल के हिसाब से भी पहले चेक किया जाएगा। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो अब इसकी रिजर्व कैटेगरी के लिए भी देखेंगे सीट बाकी है कि नहीं, अगर होगा तो इसको मिल जाएगा। तो इफ जनरल सीट इज अनअवेलेबल नाउ, ही विल बी कंसिडर्ड फॉर एससी इनसाइडर। हो सकता है कि इस पे सवाल उठे, ये वापस से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, ये हो सकता है, पर फिलहाल डीओपीटी ने साफ कर दिया है कि हम एक रिजर्व कैंडिडेट को जिसने की जनरल सीट पे क्वालिफाई किया है तो उसको पहले जनरल वैकेंसी के लिए देखेंगे, अगर उसमें नहीं होता इसको रिजर्व कैटेगरी के लिए भी हम देखेंगे। ये बहुत क्लियर कर दिया क्योंकि इस बार बहुत सारे जजमेंट्स इसके आसपास घूम रहे थे। दूसरी बात, एक्सचेंज भी कर सकते हैं। आपको बता दें कई बार क्या होता है, इनसाइडर वैकेंसी होती है, इनसाइडर वैकेंसी एग्जिस्ट करती है, पर हो सकता है कि कोई कैंडिडेट ही ना हो उस कैटेगरी का। भाई हो सकता है एससी है, एससी का इनसाइडर वैकेंसी है पर कोई कैंडिडेट एससी का है ही नहीं, अब क्या करें? आप सीट वेस्ट ना करके एक्सचेंज कर दें। मतलब अगर जनरल की ओरिजिनल वैकेंसी है और कोई जनरल कैंडिडेट नहीं है, तो आप इस सीट को पहले ट्राई करेंगे। कोई एसटी आ सकता है, वो भी अवेलेबल नहीं है। क्या कोई एससी आ सकता है, वो भी अवेलेबल नहीं है। क्या कोई ओबीसी आ सकता है, आ ही जाएगा। अगर ये भी नहीं होगा तो बताते क्या, मान लीजिए कोई ओबीसी की सीट है, अगर ओबीसी कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है तो आप एसटी एससी फिर जनरल भी ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई एससी की सीट है और हो सकता है एसटी नहीं है, एससी की सीट है पर एससी नहीं है, तो एसटी को ट्राई करो, फिर ओबीसी को ट्राई करो, फिर जनरल को ट्राई करो। कोई एसटी की सीट है तो पहले एससी को ट्राई करो, ओबीसी को ट्राई करो, फिर जनरल को ट्राई करो। इनमें से कोई तो मिल ही जाएगा, पर इसका एक कंडीशन है कि जब आप ये सीट एक्सचेंज करो ना कि जनरल नहीं है, जनरल में कोई जनरल कैंडिडेट नहीं है, हम एससी को दे रहे हैं, एसटी को दे रहे हैं सीट, तो ये इंश्योर करना होगा कि उस राज्य में एक आउटसाइडर वैकेंसी भी होनी चाहिए। देयर मस्ट बी करेस्पॉन्डिंग आउटसाइडर वैकेंसी ऑल्सो। आप तो ये अपना इनसाइडर का भर रहे हो, पर अगर आप ये भर रहे हो तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि करेस्पॉन्डिंग आउटसाइडर वैकेंसी भी हो। ये बड़ा मुश्किल हो। जैसे मान लीजिए पंजाब कैडर है और जनरल इनसाइडर वैकेंसी है, पर जनरल इनसाइडर कैंडिडेट नहीं है, अब क्या किया जाए? तो आप एसटी कंसीडर करेंगे, किसी एसटी इनसाइडर को कंसीडर करके उसको सीट दे देंगे, पर एक एसटी की ही आउटसाइडर वैकेंसी होनी चाहिए, तभी ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो एसटी कैंडिडेट बिकम्स इनसाइडर, वो चलेगा, पर आपको वन एसटी आउटसाइडर वैकेंसी भी बनाना पड़ेगा ताकि बाहर से एक एसटी आ सके, बैलेंस करने के लिए। तभी आप एक जो हम लोग चाहते हैं कि इक्विटी का बैलेंस बना रहे हो, तभी बना रहेगा। अच्छा, एक और चेंज किया गया है पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए। अगर वो सेम कैटेगरी के हैं तो उनको प्रायोरिटी एडजस्टमेंट मिलेगा, अलग से इनका भी लिस्ट बन गया। और अगर ये हैं सेम कैटेगरी के तो इनको पहले प्रायोरिटी मिलेगा कैडर में। जो सीनियर मोस्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी प्लेस फर्स्ट, इनको पहले प्लेस किया जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए एक्सचेंज फेल हो गया हमारा जो अभी तक था, इनसाइडर वैकेंसी में कोई और नहीं इनसाइडर वाला आ पा रहा है,
तो हम इस इनसाइडर वैकेंसी को आउटसाइडर में कन्वर्ट कर देंगे। हम सीट कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, इस इनसाइडर पे हम कोई आउटसाइडर लाकर बैठा देंगे। आउटसाइडर एलोकेशन तभी चालू होगा जब इनसाइडर खत्म हो जाएगा। तो एक अच्छी बात है कि भाई मेरे पास कोई इनसाइडर कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा, ना जनरल है, ना एससी है, ना एसटी है, ना ओबीसी है। अब हम इस सीट को ही आउटसाइडर में कन्वर्ट कर देंगे। तो आउटसाइडर जनरल थी तो आउटसाइडर जनरल, इनसाइडर जनरल थी तो आउटसाइडर जनरल, इनसाइडर एससी थी तो आउटसाइडर एससी हो जाएगी। एक बहुत अच्छी चीज चालू हुई है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। इनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए क्या दिया जाता है कि आप एक एक्स्ट्रा प्रेफरेंस भर सकते हैं। भाई आपने अपना होम कैडर भरा, आप एक और कैडर भर दीजिए, हम उन दोनों में से आपको एक दे देंगे। दे आर ऑलवेज एलोकेटेड बिफोर नॉन पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैंडिडेट्स, इनको पहले एलोकेशन मिलता है। हाँ, पर ये भी है कि इनका दे आर ऑलवेज इन द साइकिल, इनका लास्ट प्लेसमेंट होता है, ऑलवेज इन लास्ट अवेलेबल साइकिल, सो दैट जनरल कैंडिडेट्स पहले आ जाए फिर इनको आना। पर हम आपको बता दें, अगर होम कैडर अनअवेलेबल है किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए और प्रेफरेंस उन्होंने केरला का भी दे रखा है और वो बोल रहे हैं कि सर अनअवेलेबल है होम कैडर, तो केरला के पास आउटसाइडर वैकेंसी है, केरला तुरंत इनको मिल जाएगा, बिना कुछ पूछे केरला इनको मिल जाएगा। एक और चीज है, अगर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है और उसको आउटसाइडर कोटा चाहिए, आउटसाइडर कोटा के लिए उसको ट्रीट किया जा रहा है, और हो सकता है कि उस स्टेट में आउटसाइडर कोटा नहीं है, खत्म हो गया है, हो सकता है उनके प्रिफर्ड कैडर में एग्जिस्टिंग आउटसाइडर वैकेंसी अब नहीं है, सर एक नया वैकेंसी बनाया जाएगा उस कैडर में उनको देने के लिए। बहुत बड़ी बात है, अगर वो आउटसाइडर हैं, उन्होंने प्रेफर कर दिया कि भाई उत्तर प्रदेश का मैं हूं पर मुझे चाहिए राजस्थान, तो राजस्थान में कोई भी अगर आउटसाइडर वैकेंसी नहीं है तो इनके लिए स्पेशल बनाई जाएगी। स्वाभाविक सी बात है, आप चाहते हैं कि वो वहां पे सर्व करें, और चूंकि वो एग्जाम क्रैक किए तो अच्छा जाके सर्व करें, आप यही चाहते हैं, और उन्होंने प्रिफर एक आउटसाइडर कैडर को किया तो उनको यहाँ पर इस बात के लिए इंपॉर्टेंस दी जाएगी। खैर, हम आपको एक लास्ट बताने वाले होम स्टेट एक्सचेंज रूल्स के बारे में। ये तभी अप्लाई करता है जब आउटसाइडर एलोकेशन के दौरान एक गड़बड़ हो जाती है। क्या? कई बार आउटसाइडर को इनसाइडर सीट मिल जाती है, जानबूझ के नहीं, एक्सीडेंट से। ये एक्सीडेंट हो सकता है क्योंकि एलोकेशन तो मैकेनिकल चल रहा था, साइकिल वाइज ग्रुप वाइज चल रहा था, सिस्टम ब्लॉक नहीं करता है होम कैडर को, ऑटोमेटिकली दे देता है। कई बार वो आउटसाइडर को दे दिया पर वो नहीं मिलने देंगे, क्या करेंगे? तुरंत रोक देंगे। क्या रोक देंगे? ड्यूरिंग आउटसाइडर एलोकेशन इफ अ कैंडिडेट इज इनएडवर्टेडली एलोकेटेड देयर होम कैडर, एलोकेशन इज करेक्टेड थ्रू एन एक्सचेंज, preferably with the next lower ranked candidate or with the immediate higher ranked candidate if the former is unavailable। मतलब इन व्यक्ति को अगर आउटसाइडर है ये, है ना, मतलब ये आउटसाइडर होते हुए इनको इनसाइडर अगर कहीं का मिल जाए, आउटसाइडर एलोकेशन कर रहे थे पर इस कैंडिडेट को आउटसाइडर की सीट पर अपना ही होम कैडर मिल गया, जो कि अलाउ नहीं कर सकते। ये आउटसाइडर के सीट पर अगर इनको हम अलॉट कर रहे हैं और ये इन्हीं का होम है तो नहीं कर सकते, हमें एक्सचेंज करना होगा ये कैडर विद समवन ऑफ अ लोअर रैंक, अगर अवेलेबल है, नहीं है तो ऑफ द हायर रैंक। हम तुरंत इसको ऊपर या नीचे वाले से चेंज करेंगे। हम किसी भी आउटसाइडर को, आउटसाइडर वैकेंसी को उसी राज्य के इनसाइडर से नहीं भर सकते, हमें अलग रखना होगा, नहीं तो फिर पॉलिसी हो जाएगी पॉलिसी में। इसीलिए ऊपर वाले रैंक या नीचे वाले रैंक से हम उसको तुरंत बदल देंगे। खैर, हमारा मेन मुद्दा आपको ये बताना था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कैडर का पॉलिसी बहुत मुश्किल कर दिया गया है, ग्रुप चलाए जाएंगे, साइकिल चलाए जाएंगे। अगर होम कैडर मिल गया तो बहुत बड़ी बात होगी। जो अब इस समय बना दिया गया है ना, ये देखिए आप, दीज आर द ग्रुप्स दैट यू हैव टू फिल नाउ, ये अल्फाबेट वाइज है, और जब आपकी साइकिल चलेगी अलॉट करने की, एलोकेट करने की, उसमें भी आप देखेंगे कि इस साल चलेगी ग्रुप 1, फिर ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, अगले साल रैंक 1 टू 25 को पहले ग्रुप 2, फिर ग्रुप 3, फिर ग्रुप 4, फिर ग्रुप 1, फिर रैंक आगे अगले साल देखेंगे तो फिर रैंक 1 टू 25 को वापस से चलेगी ऐसे ही, ग्रुप 3, 4, 1, 2। बड़ा मुश्किल कर दिया है, पर चलिए देखते हैं क्या होता है। और कैडर पॉलिसी से हम लोग नेशनल इंटीग्रेशन और चाहते हैं कि लोग अपने राज्यों का मोह थोड़ा छोड़ें, आगे निकलें, बढ़िया काम करें। अपने ही आसपास रहने से करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, अपने लोगों को आप सुविधा पहुंचाने लगते हैं। खैर, ऐसी और चीजों को समझने पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 19,999 में आपको पूरा हमारा ऑफर मिल रहा है, पूरा 1 साल का कोर्स मिलेगा। ये 55% ऑफ प्लस डबल वैलिडिटी है। मतलब अगर आप 12 महीने और 12 महीने का कोर्स लेते हैं तो पता है 26,999 पूरा कोर्स आ जाएगा। सीएमसी कोड आपको यूज करना पड़ेगा अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ। हमारे बैचेस 26 जनवरी से ही चालू हो रहे हैं और हमारा एक रिवीजन टेस्ट सीरीज चल रहा है, 1999 में ले सकते हैं प्लस।
31 तारीख को आप कहीं कोई भी हो, ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट जरूर दे दीजिएगा, आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगी। कोशिश करेंगे कि आपको हम बेहतर एक एक्सपीरियंस दिलाएं। प्रीलिम्स मॉक टेस्ट में आपका रैंक आएगा, सब कुछ आप एनालिसिस कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कोशिश करिएगा इस सेशन को कैडर के लिए फिर से देखकर भरने का। हालांकि अब आप जो भी पैतरा खेलेंगे, यूपीएससी और डीओपीटी मिलकर चाहती कि आपको कैडर ना मिले जो आप चाहते हैं। बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।